हेलो एवरीवन। सो ये पॉलिटी की सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ मैं। आई होप जो कल मैंने क्वेश्चन आपको जो डिस्कस करा था कल के सेशन में, लास्ट 2 क्वेश्चन, उसका मैंने आंसर देखा कमेंट सेक्शन में, कई बच्चों ने आंसर करा। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से संविधान में संशोधन किया गया और वर्ड जोड़ा गया। दूसरा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन था ये आया था केशवानंद भारती केस में 1973 में। ठीक है, तो पहले का 42nd अमेंडमेंट और दूसरे का केशवानंद भारती केस होगा सही जवाब। आइए चलिए बात करते हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल को जो मैं मैक्सिमम 10 मिनट में कवर कर लूंगा और इससे बाहर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये भाई पूरा पेपर मैंने एनालाइज करा है खुद से एनडीए का, और सीडीएस चूंकि मैं खुद क्लियर कर चुका हूं तो मैंने सारी प्रिपरेशन के साथ ही मैं आपको पूरा एकदम प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम है तो उतनी ही चीजें पढ़ेंगे। अब एक महीने में जो एक महीने का जो अप्रॉक्स हमारे पास टाइम है, 1 से 1.5 महीने का, उतना ही पढ़ें जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी के गलत ना हो। ठीक है, पॉलिटी के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री को भी लेकर के आऊं आपके लिए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आपसे बात भी कर लूंगा मैं। शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। इसमें इन टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? भारत के संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट करूंगा मैं आपको जस्ट इन 10 मिनट्स। सबसे पहले शेड्यूल 1 की बात करें, इसमें किस चीज की बात करी जाती है? जो भारत के सारे स्टेट्स हैं, नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो शेड्यूल के नंबर के साथ जो लाइन मैंने लिखी है, ये एकदम आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए कि जब आप पेपर सॉल्व करने बैठो, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, तो इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि आप एक बार को ये तो भूल सकते हो, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि अगर ये भूल जाओ तो भी चलेगा, बट ये बिल्कुल याद होना चाहिए। और जनरली बच्चों को ये याद रह जाता है। अगर इतनी चीज आपको याद है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, किस शेड्यूल में किसकी बात करी गई है, बस इतना याद है। बाकी डिटेल तो आप अपने आप धीरे धीरे रिकलेक्ट कर लोगे, सोच करके आपको याद आ जाएगा। तो शेड्यूल 1 में नेम्स एंड डेट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो नेम्स किसके किसके? स्टेट्स के, और उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है, उनका अधिकार क्षेत्र जो है। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है कि वो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी कितने एरिया में है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो एमपी की बात करूं मैं, तो मध्य प्रदेश का एक पॉलिटिकल मैप में आप एक एरिया देखते हो, तो मध्य प्रदेश की सरकार जो भी कानून बनाएगी उस एरिया, उस दायरे में लागू होगा। उसी तरीके से हर एक राज्य क्या है ये बोला गया है शेड्यूल 1 में। ठीक है, और साथ साथ नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। तो भारत में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट्स हैं। और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, और शेड्यूल 1 में जो आर्टिकल कवर होता है वो आर्टिकल 1 to 4 होता है। बहुत जल्द बाकी सब चीजें भी मैं आपको कवर करूंगा। शेड्यूल 2 की बात करें तो इसमें पेमेंट एंड प्रिविलेजेस की बात करी जाती है। देखो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो ऑफिशियल्स हैं उनको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्या इमॉल्यूमेंट्स मिलेंगे, क्या पेमेंट मिलेगी, इनकी बात करी जाती है। तो इमॉल्यूमेंट, अलाउंस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी पर पूछा गया है कि पेमेंट, प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन मेंशन्ड इन व्हिच शेड्यूल। तो आपको याद होना चाहिए किसमें, ये सेकंड शेड्यूल में है। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, इनकी भी बात करी जाती है। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये अगर आपको पॉइंट याद है ना कि डेप्यूटी लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है, साथ साथ राज्यसभा का चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन है। तो उसी तर्ज पर हमारे यहाँ स्टेट्स में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया है, जहां पर स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो वही सेम प्रोसेस स्टेट में भी फॉलो होता है। तो थर्ड फोर्थ पॉइंट लोकसभा राज्यसभा की बात करी जा रही है। तो फिफ्थ पॉइंट जो है और सिक्स्थ पॉइंट है, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कई कई जगह 2 हाउसेस होते हैं। ठीक है, तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो होता है स्टेट में, उनके पेमेंट, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, इमॉल्यूमेंट्स की बात करी जाती है। और जो कुछ राज्यों में क्या होता है, दूसरा सदन भी होता है, सेकंड हाउस भी होता है, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, हिंदी में विधान परिषद। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो हेड होता है उसका, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसको चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन बोला जाता है। तो उनकी भी बात
यहां पर करी जाती है। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके भी पेमेंट प्रिविलेजेस अलाउंसेस की बात इस शेड्यूल में करी गई है। जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी भी, और सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 जो है, ठीक है, इनकी बात करी गई है। तो शेड्यूल 2 में 9 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए लोगों की बात करी जाती है जिनका पेमेंट प्रिविलेजेस अलाउंसेस की बात इस शेड्यूल 2 में करी जाती है। शेड्यूल 3 की बात कर ले, ओथ एंड अफर्मेशंस। हर नई सरकार जब बनती है, बीच में कैबिनेट का रिशफल होता है, नए मंत्री परिषद में लोगों को शामिल करा जाता है, तो क्या होता है, उसमें शपथ ग्रहण समारोह होता है, ओथ एंड अफर्मेशन होता है। तो ओथ एंड अफर्मेशन की बात करी गई है शेड्यूल 3 में। सिंपल, ओथ एंड अफर्मेशन, शेड्यूल 3, ये दो कीवर्ड्स हैं। आपको बिल्कुल शेड्यूल 3 आते ही ओथ एंड अफर्मेशन दिमाग में आना चाहिए। उससे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो आपको ये याद आ जाएगा, नहीं तो इतने में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर्स, जो केंद्रीय सरकार में मंत्री होते हैं। फिर जो राष्ट्रपति के पद पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, उनका ओथ एंड अफर्मेशन, जो चुन लिए जाते हैं राष्ट्रपति के रूप में। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जो होते हैं, जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अगेन आगे आर्टिकल 148। स्टेट मिनिस्टर, राज्य के मंत्री जो कैंडिडेट हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनते हैं, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, विधायक जी, है ना, कि चाचा विधायक हैं, वो वाले विधायक शपथ लेते हैं। तो ये शेड्यूल 3 में बात करी जाती है। द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो ध्यान रहे, 9 लोगों की बात शेड्यूल 2 में करी गई है, 9 लोगों की बात शेड्यूल 3 में भी करी गई है। शेड्यूल 4 में क्या बात करी गई है कि राज्यसभा में किस राज्य और किस यूनियन टेरिटरीज को कितना सीटों का वेटेज मिलेगा। सो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, किस राज्य से, किस स्टेट से कितनी सीट का रिप्रेजेंटेशन कराया जाएगा राज्यसभा में, ये बात करी गई है शेड्यूल 4 में, ठीक है। सो एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। शेड्यूल 5, अब ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। शेड्यूल 5 जो है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात करी जाती है। अब देखो, किसी भी एरिया को शेड्यूल या ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करने का अधिकार किसके हाथों में होता है, प्रेसिडेंट के हाथों में होता है। ये प्रेसिडेंट की पावर में हम पढ़ लेंगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, शेड्यूल 5 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात करी गई है, और शेड्यूल 6 में बच्चे एएमटीएम याद रखना है, ठीक है। एएमटीएम, ये ट्राइबल एरियाज की बात करी गई है, ठीक है। It contains provision in relation to the administration of tribal areas in the state of Assam, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कोड वर्ड याद रखना है एएमटीएम। अभी आ जाते हैं एक बार शेड्यूल 5 पे। It contains provisions in relation to the administration and control of scheduled and tribal areas। ध्यान रहे, शेड्यूल 5 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात करता है, एक्सेप्ट एएमटीएम। तो एएमटीएम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में कहां पर शेड्यूल एरिया या कहां पर शेड्यूल ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करना, उसकी बात शेड्यूल 5 में करी जाएगी। शेड्यूल 6 में केवल इन्हीं 4 राज्यों की बात करी जाती है। बढ़ते हैं आगे, शेड्यूल 7 जिसको फेडरल लिस्ट भी बोला जाता है, इसमें 3 सूचियां होती हैं, 3 लिस्ट की बात करी जाती है। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है, इसको लिस्ट 1, 2, 3 भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं, 98 विषय, 59 सब्जेक्ट्स करंटली हैं और 52 सब्जेक्ट्स अभी हैं, ठीक है बच्चे। नाउ अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि भाई कई बार इनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कई बार इनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या, कि कौन सा सब्जेक्ट किस आर्टिकल में है, किस लिस्ट में है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा यूनियन का। यूनियन लिस्ट में कौन से मुद्दे आ जाते हैं, जैसे डिफेंस, देश के डिफेंस के मुद्दे पर कौन कानून बनाएगी, केंद्र सरकार। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है इस पे दोनों बना सकते हैं, यूनियन और स्टेट दोनों। लेकिन अगर मान लो स्टेट ने भी बनाया और फिर साथ में ही यूनियन ने भी बना दिया, तो स्टेट का नल एंड वॉइड हो जाएगा, स्टेट का लागू नहीं होगा, यूनियन का लागू हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। तो यूनियन में डिफेंस आ जाएगा, आईआर आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाएगा, पोर्ट्स आ जाएंगे, जो रेलवेज हैं, हाईवेज हैं, वो सभी चीजें आ जाती हैं। स्टेट में क्या है, पुलिस, हॉस्पिटल्स चीजें आ जाती हैं। जो पुलिस का जो कंट्रोल होता है वो राज्य सरकारों के पास होता है। हॉस्पिटल्स की देखरेख और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज बढ़ाने घटाने का अधिकार राज्यों के पास है। कॉन्करेंट लिस्ट में हमारा एजुकेशन आ जाता है, शिक्षा आ जाती है, फॉरेस्ट आ जाता है, शादी विवाह आ जाते हैं, मैरिजेस आ जाती हैं, ठीक है।
अब देखो शेड्यूल 8 में 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, जो संविधान में 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनकी भी बात करी गई है शेड्यूल 8 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 ऐसी भाषाएं हैं, ध्यान रहे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये 4 भाषाएं लेटेस्ट जो ऐड हुई हैं, इन पे क्वेश्चन एक बार पूछ लिया जाता है, तो ये बात ध्यान रखना। बाकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। शेड्यूल 9 लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी की बात करता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, देश आजाद हुआ। अब देखो, जब संविधान ओरिजिनल बना था ना 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अडॉप्ट हो गया था, उसमें कितने शेड्यूल्स थे, केवल 8 शेड्यूल्स थे। ये 9वां शेड्यूल जो है, ये संविधान में संशोधन करके बनाया गया। इट हैज बीन एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट व्हिच वाज डन इन द ईयर 1951। ओके, सो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया, तो शेड्यूल 9 हो जाएगा बच्चे। इसको क्यों जोड़ा गया, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए इसको जोड़ा गया। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, ये चीज आप पढ़ लो। अब इसमें एक बात बस थोड़ा सा ध्यान दे लो कि ये अमेंडमेंट करके इस शेड्यूल को जोड़ा किसने, सरकार ने। सरकार थोड़ा बचना चाहती थी, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए ये शेड्यूल 9 को क्रिएट करा था, और इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में बोल दिया कि भाई हर एक चीज का जुडिशियल रिव्यू, हर एक कानून जो कि शेड्यूल 9 में है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, जो भी 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए हैं, ठीक है। इतनी चीज ही याद रखनी है आपको, ज्यादा मत घुसना इसमें, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इतना पूछा भी नहीं जाता आपके एग्जाम में बच्चे। तो जितनी चीजें आ सकती हैं वो मैंने कवर कर दी हैं। शेड्यूल 10, अब आप एनसीईआरटी अगर किसी बच्चे ने पढ़ी है तो वहां पे देखोगे एक फ्रेज यूज किया जाता है, आया राम गया राम, ठीक है। ये काफी प्रचलन में था, काफी प्रेवलेंट हो गया था 1985 के दशक में। लोग चुनाव जीतने के बाद पार्टियां बदल लेते थे। हॉर्स ट्रेडिंग एक शब्द है, इस्तेमाल करा जाता है, सांसदों का, मंत्रियों का, विधायकों का खरीद फरोख्त होती है, ठीक है। कोई 20 विधायक लेके यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई 40 विधायक लेके यहाँ पे बैठा हुआ है। कोई चुनाव जीतते ही पार्टी बदल लिया, तो जो सरकार बननी थी वो गिर गई, दूसरी बन गई। या फिर जो सरकार चल रही है बीच में ही किसी ने एग्जिट मार लिया, वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर दिया, तो इनकी सरकार टूट के उनकी सरकार बन गई। तो ये काफी चीजें चल रही थी पहले, ठीक है। तो इसीलिए सरकार ने ये एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आई। शेड्यूल 10 क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से इसको इंट्रोड्यूस करा गया। तो दो बातें ध्यान रखनी है, शेड्यूल 10 है एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन मतलब दल बदल, इसको दल बदल कानून भी बोला जाता है। दल बदल रोकने के लिए, दल मतलब पार्टी, बदल मींस की डिफेक्टर, जो पार्टी छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्टर, ठीक है। तो पार्टी में दल बदल चीजें ना हो ऐसे, ताकि नहीं तो फिर सरकार टूटेगी, बनेगी, यही चलता रह जाएगा। लोगों का प्रीशियस टाइम, इलेक्शन एक बार हुआ तो फिर क्या मतलब रह जाएगा, इतने जल्दी जल्दी इलेक्शन होंगे। तो उसी को रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, ठीक है। शेड्यूल 11 पंचायती राज। पंचायती राज जो है 73rd संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। अब गांधी जी का सपना था कि जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के हाथों में ही ना रह जाएं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना हो, केवल दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली में जो लोग पावर में बैठे हैं उनके ही हाथों में पावर ना रह जाए। उसके लिए गांधी जी ने बोला था कि देखो, वो आंदोलन पूरा किए, उन्होंने बोला देश पूरा कहां बसता है, भारत गांवों में बसता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो हमेशा से उनका सपना रहा है पंचायत होनी चाहिए, ताकि ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी में स्टेब्लिश हो सके देश में, ठीक है। तो पंचायत को पूर्ण रूप से जो है लागू कर दिया गया संविधान में जोड़ करके 73वें संविधान संशोधन से। इसमें 29 मैटर्स हैं। और शेड्यूल 12 बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज की, नगर पालिकाओं की, ठीक है। 18 मैटर्स हैं, ये एक बार को ध्यान ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन किस संशोधन अधिनियम से जोड़े गए, 73rd एंड 74th इन द ईयर 1992 पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज हैव बीन एडेड इन शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं, अगेन इसका आप आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, और इसका रियल आंसर, करेक्ट आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कंटेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से ये इधर शेड्यूल है, इधर कंटेंट है, आपको मैच करना है, देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं। अभी मैंने पढ़ा दिया, ये एनडीए 1 2016 का प्रश्न है, ठीक है। फिर एक और प्रश्न है, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट। चौथी सूची में किस चीज की बात करी गई है, ये आपको बताना है, आंसर
इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चे, चलिए अब बात करते हैं। देखो बहुत जल्द अनअकैडमी की जो सब्सक्रिप्शन है उन पे प्राइस हाइक होने वाला है एनडीए कैटेगरी में, तो फटाफट से बच्चे इसको ज्वाइन कर लो। एंड नाउ एनडीए इज ओपन फॉर गर्ल्स एज वेल, सो वेरी सून नाउ द कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर गर्ल्स एज वेल, सो you all can ace your exam with Unacademy Plus and also with this batch AIM NDA 2021 which has started on 29th of September। ऑफर क्या चल रहा है, आप 6 महीने का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाई करोगे, 2 महीने का एक्सटेंडेड आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 24 मंथ पे 4 मंथ फ्री मिल रहा है। ठीक है, 30 सितंबर लास्ट डेट है, ध्यान रखना है। और एक्सक्लूसिव ऑफर ये है, अगर आप एनडीए का 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे आपको 12 मंथ्स का एसएसबी का भी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ठीक है, 30 सितंबर लास्ट डे है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ टू एस आर सर्विसेज, इसके लिए आपको www.unacademy.com पे जाना पड़ेगा। लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड करी है तो लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो। ठीक है, और फटाफट से ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि सारी पीडीएफ क्लासेस की अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहे। नाम है लक्ष्य एनडीए। तो दैट्स ऑल, आई होप आपको सब कुछ चीजें सही से समझ में आई होंगी। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।